नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम तारे सितारे और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। नव वर्ष की शुरुआत जल्द ही होने वाली है, लेकिन उससे पहले हम सभी के मन में कई सवाल उठते हैं, खासकर उनके मन में जिनके लिए बीता साल या ये जो साल जिसे हम अलविदा कहने वाले हैं वो ज्यादा अच्छा न रहा हो। हम सभी के मन में ऐसे सवाल आते हैं कि कैसा रहेगा हमारा आने वाला साल 2025, कैसे प्रभाव रहेंगे, क्या जो समस्याएं हमारे सामने होंगी उनका हम हल ढूंढ पाएंगे क्या। और ऐसे में एकमात्र सहारा हमारे सामने जो हमें दिखाई देता है वो होता है ज्योतिष। तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अजय अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 टीवी पर। ज्योतिषाचार्य जी हमारे साथ में हैं, हम उनसे सारी बातें विस्तार से करेंगे। अजय जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नव वर्ष आने ही वाला है, सभी के मन में जो सवाल हैं वो भी आप भली भांति जानते होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो आप हमें ये बताएं कि कैसा ये साल रहने वाला है, ग्रहों की चाल कैसे रहने वाली है और इन जो चाल जो ग्रहों की होती है उसका प्रभाव हम सबके ऊपर क्या रहने वाला है। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं A1 टीवी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो मुझे उन्होंने इस कार्यक्रम को पेश करने के लिए आमंत्रित किया। और जैसा कि भारती जी ने पूछा कि 2025 शुरू होने वाला है और 2025 किस तरीके से हमारे जीवन पे प्रकाश डालेगा। हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या से ग्रसित रहते हैं और कुछ ना कुछ हमारी उम्मीदें होती हैं कि वो हमारे लिए आने वाला समय कैसा होगा। तो आज हम इसी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि हमने देखा कि गुरु ग्रह जो हैं वो वृषभ राशि में चल रहे थे 1 मई 2024 से, जो कि आपका रहेगा जी। जो गुरु ग्रह हैं वो आपका 1 मई 2025 से यहाँ पे चल रहे हैं और 2025 तक इस यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। और 2024 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी, जो कि अभी काफी लोगों के ऊपर चल रही थी। 29 मार्च 2025 से शनि ग्रह जो हैं वो आपका मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मीन राशि में प्रवेश करने के बाद में 2027 तक यहाँ पे रहेंगे। तो गुरु ग्रह, शनि ग्रह, इसी के साथ में राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं और 18 मई 2025 से राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि 2026 तक रहेंगे। जनरली हमने देखा है कि गुरु और शनि जो हैं, शनि ग्रह जो है 2.5 साल एक राशि में रुकते हैं, गुरु ग्रह 13 महीने रुकते हैं, राहु और केतु जो है 18 महीने एक राशि में रुकते हैं। तो पिछले सालों में जो भी शनि ग्रह, राहु, केतु के कारण जो भी असमंजस बना रहा और कई लोगों को परेशानियां भी हुई, उन सभी लोगों को परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। शनि की 7.5 का प्रभाव कुंभ राशि के ऊपर अधिक था, क्योंकि पीक फेज के अंदर शनि की 7.5 बड़ा ही परेशान करती है। और मेरा जीवन में देखने का है, जब शनि चंद्रमा पे से गोचर करते हैं तो मानसिक रूप से आदमी को बड़ा परेशान करते हैं, कई सारी तकलीफों का उन जातकों को सामना करना पड़ता है। तो इन सब पीड़ाओं से जो भी मुक्ति थी वो मिलेगी। इसी तरीके से मकर राशि वाले जातकों को शनि की 7.5 से पूरी तरीके से मुक्ति मिल जाएगी और मेष राशि वालों की शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। मीन राशि वालों का पीक फेज शुरू होने वाला है। तो मीन राशि वाले जो जातक हैं वो कृपया कर ध्यान रखें, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग, कभी कभी अनचाहे कारणों से आपको नुकसान होना, तो अपने निर्णयों में आप बाहरी व्यक्तियों को शामिल कर लें, क्योंकि इस समय पे जब चंद्रमा कमजोर तो होता है तो निर्णय क्षमता काफी कमजोर हो जाती है जी। इसी तरीके से गुरु ग्रह देखते हैं तो वृषभ राशि के अंदर गुरु ग्रह जो है शुक्र की राशि में धन, वैभव, मान सम्मान के कारक थे, वो जो हैं गुरु ग्रह आपके यहाँ पे उपस्थित हैं और गुरु ग्रह जो हैं वो मिथुन राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे 2025 के अंदर। तो जब मिथुन राशि के अंदर वो प्रवेश करेंगे तो मिथुन राशि हमने देखा है कि व्यापार की राशि है, तो व्यापारियों को विशेष तौर पे वो लाभ कराएंगे और व्यापारी वर्ग को विशेष रूप से बहुत काफ़ी समय से जो उनके व्यापार में उनको सफलता नहीं मिल रही थी या कहीं ना कहीं व्यापार करने में उनको बाधाएं आ रही थी, वो बाधाएं उनकी दूर होगी। इसमें मैं एक बड़ा विशेष बात बताना चाहूँगा कि 29 मार्च 2025 को शनि जो हैं वो कुंभ राशि के अंदर से मीन राशि में गोचर करेंगे और पहले से वहां पे राहु ग्रह जो है वो मीन राशि में मौजूद हैं, जो कि राहु की नीच राशि भी कहलाती है। अब 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक का पीरियड बहुत सावधानी से निकालना है मीन राशि वालों को, क्योंकि उस समय पे शनि और राहु की युति बनेगी।
तो वो शनि और राहु की युति को हम ट्रैप योग भी बोलते हैं, और उसके अंदर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है या किसी तरीके की नेगेटिविटी आपके ऊपर आ सकती है। तो अपने डिसीजन लेते समय इस युति का ध्यान रखें कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों को। जी अजय जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि शनि का जैसे ही हम ग्रह की बात करते हैं, मूवमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो जो आम लोग हैं वो ये मानते हैं कि शनि का प्रभाव बुरा होता है, हमारे ऊपर कष्ट आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि कभी कभी बहुत अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो आने वाला जो साल है 2025, उसमें शनि की 7.5 और ढैया को लेकर आपका विश्लेषण क्या कहता है? शनि की 7.5 और ढैया को लेकर मेरा विश्लेषण ये है, शनि जो है न्याय कारक ग्रह माना गया है शनि को, और वो आपको परेशान नहीं करते हैं, वो यथार्थ से अवगत कराते हैं। जी। कई बार हम लोग किसी न किसी कारण से बहुत ज्यादा प्राउड का शिकार हो जाते हैं, या हम लोग के अंदर कभी कभी बहुत अभिमान भी आ जाता है जब हमें एक्यूट सफलताएं मिलने लग जाती है। जी जी। तो शनि भगवान जो है आपको रियलिस्टिक अनुभव कराते हैं, आपको यथार्थ से अवगत कराते हैं, और वो शनि जो है वो जमीन वास्तविकता का दर्शन कराते हैं। वास्तविकता के दर्शन कराते हैं। जीवन में कभी ना कभी अगर आपने अपनी किसी भी वाणी से, किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया है, तो वो व्यक्ति वो जो शनि की 7.5 का पीरियड होता है वो होता है रियलाइजेशन का। यानी आपने जो भी गलत कार्य, हर व्यक्ति को ये पता होता है कि उसने क्या गलत किया है, लेकिन वो मानता नहीं है। तो ये यथार्थ से अवगत कराते हैं। वो समय पश्चाताप का, रियलाइजेशन का, और रियलिटीज के साथ जीने का, धरातल पे रहने का, और कल्पनाओं में ना जी के आप वास्तविकता के साथ में रहें, और जितना मेहनत कर सकते हैं मेहनत करें, और जितना जमीन से जुड़े हुए लोगों के साथ आप मिलके चलेंगे तो आपकी शनि की 7.5 का पीरियड बहुत अच्छा निकलेगा। और उसके अंदर जो भी आपको परिश्रम, जो भी आपको होगा, वो आपको परिश्रम नहीं लगेगा, क्योंकि आप साइकोलॉजिकली उस चीज के लिए तैयार होंगे। क्या सेम ऐसा ही शनि की ढैया के लिए भी आपका कहना है? बिल्कुल, शनि की ढैया के लिए भी मैं कहूंगा कि शनि की ढैया को आप और खराब कर सकते हैं, ये आपके हाथ में, और अच्छा भी कर सकते हैं आपके हाथ में। जी। अगर आप जमीन से जुड़े रहेंगे, अगर आप यथार्थ को स्वीकारेंगे, और आप जो हैं आप अपने नियंत्रण में रह के चीजों को करेंगे, तो ये शनि की 7.5 और ढैया ये दोनों आराम से निकल जाएगी। जी। अभी जैसे मैं बताना चाहूंगा कि अभी मकर राशि के ऊपर शनि की 7.5 का पीरियड बिल्कुल खत्म हो गया है। 7.5 साल से ये लोग शनि की 7.5 के उसमें चल रहे थे, और अभी मेष राशि के अंदर शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। तो क्या आने वाले वर्ष में मेष राशि पे शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा? मेष राशि पर दो चीजें थी। अभी भी जो शनि की तीसरी दृष्टि का बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि कुंभ राशि में बैठ के तीसरी दृष्टि के साथ में शनि जो है वो मेष राशि को देख रहे थे। तो मेष राशि वाले जातकों को काफी परेशानी होती है। तीसरी दृष्टि में शनि के काफी विष दोष होता है, तो ऐसे में विष दोष के निर्माण से काफी सारी नकारात्मकता लोगों को देखने को मिलती है, तो उससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन उसी की मुक्ति के साथ में शनि की 7.5 का पहला फेज मेष राशि वालों को देखने को मिलेगा। तो सामान्य तौर पर मैंने देखा है शनि की 7.5 का प्रथम फेज आदमी को इतना नुकसान नहीं करता है, क्योंकि वो व्यक्ति को जो है चेक करता है, वो व्यक्ति को काफी ज्यादा इस लेवल पर लेकर आता है, और कई बार व्यक्ति यथार्थ को भूल के कल्पनाओं में जीने लग जाता है। बीच का समय ज्यादा शनि की 7.5 का पीक फेज, जैसे कि अभी कुंभ राशि वालों का पीक फेज चल रहा था, और अब 29 मार्च 2025 से लेके और 2027 तक मीन राशि वालों का पीक फेज चलेगा। तो अभी इधर मीन राशि वालों का, और उधर शनि की तीसरी दृष्टि यानी मीन राशि में बैठ के तीसरी दृष्टि शुक्र जिनकी वृषभ राशि है उसके ऊपर पड़ेगा। तो शनि की तीसरी दृष्टि में काफी प्रॉब्लम होती है, तो उसके ऊपर अपने को बच के रहना है। वृषभ राशि वालों को और मीन राशि वालों को विशेष तौर पे सावधानी रखनी है। अजय अग्रवाल जी, ये भी आप हमें बताएं कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि इन राशियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर शनि की 7.5 क्योंकि शुरू होने वाली है मार्च में, जैसा कि आपने बताया। तो वो क्या उपाय हैं, या वो क्या हम नुस्खे आजमा सकते हैं, या क्या कोई ऐसा जप कर सकते हैं जिसकी वजह से इसके प्रभाव को कम किया जा सके, या इसे एक बेटर 7.5 में कन्वर्ट किया जा सके? बिल्कुल, देखिए शनि जो है चंद्रमा को बहुत ज्यादा कमजोर करते हैं। जैसे ही शनि की 7.5 की कैलकुलेशन भी हम देखते हैं तो चंद्रमा से ही होती है। जी। चंद्रमा से जो अष्टम जब शनि होते हैं या चतुर्थ जब शनि होते हैं जी, तो वो ढैया कहलाती है। और इसी तरीके से चंद्रमा से एक घर पहले शनि होते हैं, चंद्रमा के घर में शनि होते हैं, चंद्रमा के एक घर बाद में शनि होते हैं, तो वो 7.5 कहलाती है। तो चंद्रमा इसमें सबसे ज्यादा पीड़ित होता है जब शनि के प्रभाव में आता है। तो चंद्रमा कमजोर होने की वजह से शनि की 7.5 होती है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हम अपने चंद्रमा को मजबूत करें।
तो हमें शनि के उपायों के साथ साथ सबसे पहले आवश्यकता है कि हम चंद्रमा के उपाय करें। जैसे चंद्रमा जो है वो चांदी का कारक है, तो हमें सिल्वर के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए, चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। इसी तरीके से शनि जो है चंद्रमा के साथ मिलके विष दोष क्रिएट कर देते हैं, तो विष को ग्रहण करने वाले भगवान शिव थे जी। तो जिस तरीके से भगवान शिव ने विष को अपने गले में धारण कर लिया था, तो हम एक नीलकंठ स्तोत्र बहुत अच्छा आता है, तो एक नीलकंठ स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो भगवान शिव से हम उस स्तोत्र के जरिए प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान शिव, जिस तरीके से आपने अपने गले में नीलकंठ यानी जहर को आपने ग्रहण किया है, उसी तरीके से हमारे जीवन में भी जो विष फैला हुआ है उस विष को भी आप समाप्त करें और हमें उस विष दोष के कारण जो परेशानी हो रही है आप उससे हमें मुक्ति दिलाएं जी। तो इसी के साथ साथ में हम जैसे एक शनि कवच होता है, बहुत अच्छा होता है, एक शनि दशरथ व्रत स्तोत्र होता है, ये बहुत अच्छा चलता है। अगर शनि की कहीं पर भी मेष राशि में अंगारक दोष के साथ होता है तो हम बजरंग बाण करने की बहुत सलाह देते हैं जी जी। उस तरीके की चीजें कर सकते हैं। इस तरीके से आप हर शनिवार को 10 गरीब लोगों को खाना खिला सकते हैं। शनि मंदिर में जाकर आप भगवान शनि के सामने हाथ पीछे करके खड़े हो सकते हैं और उनसे माफी मांग सकते हैं कि हे शनि भगवान जी, मैं आपका गुनहगार हूँ। जिस तरीके से एक अपराधी जज के सामने माफी मांगता है, उसी तरीके से आपको जज के सामने यानी शनि भगवान के सामने खड़े रह के हाथ पीछे करके उनसे माफी मांगनी चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए, बोलना चाहिए कि जन्म जन्मांतर के जो मेरे पाप हैं उन्हें आप क्षमन करें और मुझसे जाने अनजाने किसी भी तरह की कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। और वो आपको केवल दिखाने के लिए माफी नहीं मांगनी है, आपके व्यवहार में आपको बदलाव भी लाने चाहिए जी, और ज्यादा से ज्यादा जो नीडी लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, सहायता करनी उनको चाहिए। सहायता करनी चाहिए ना। ये मुझे लगता है कि कोई भी राशि वाले हों वो अगर ऐसा करेंगे तो शायद इसका प्रभाव कहीं ना कहीं उन पर पड़ता ही पड़ता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि शनि की 7.5 पूरे आपके जीवन पर्यंत में 3 बार आती है, तो आज नहीं आएगी शनि की 7.5 तो कभी ना कभी आएगी। तो अगर आप ये सब चीजें शुरू से ही फॉलो करते रहते हैं तो जब वो पीरियड आता है तो वो आपको इतना परेशान नहीं कर पाता, कम अफेक्ट करता है। कम अफेक्ट करता है। अजय जी ये बताएं कि आपने बताया कि मेनली 4 ग्रहों के जो मूवमेंट है उससे प्रभाव पड़ने वाले हैं आने वाले साल में, तो क्या प्रभाव किन राशियों पर ज्यादा बेनिफिट देंगे और किन पर कम बेनिफिट देंगे या नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए अगर हम कुछ राशियों की बात करें, जैसे मेष राशि है तो मेष राशि वाले जो जातक हैं उनके शनि अभी 11वें घर में चल रहे थे, अभी उनका परिवर्तन 12वें घर में होगा और 12वें घर के राहु का परिवर्तन 11वें घर में होगा जी। तो शनि भगवान जब भी 12वें घर के अंदर गोचर करते हैं तो मेष राशि वाले जातकों को थोड़ा सा चिंता में डालेंगे वो, क्योंकि 12वां घर जो होता है चिंता का भी होता है, शोक का भी होता है ना, इसके साथ साथ में ट्रैवलिंग का भी होता है। तो अगर उनको चिंता शोक से मुक्ति चाहिए तो उनको ट्रैवलिंग ज्यादा करनी चाहिए। अच्छा। तो जब अगर 12वें घर के शनि के साथ आप ट्रैवलिंग करेंगे तो वहां पे आपको जो है चिंताएं कम रहेंगी और आप आराम से वो समय निकाल पाएंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा धार्मिक यात्राएं इस पीरियड में करनी चाहिए, तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा चिंता विषय है कि शनि उनके 12वें घर में गोचर करेंगे जी। ब्रेक से पहले अजय जी हमारी बातचीत हो रही थी जिसमें आपने बताया कि 4 ग्रह हैं जो अपनी चाल बदल रहे हैं इस आने वाले नए वर्ष में, शनि, राहु, केतु और गुरु। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु ग्रह की, तो आप ये बताएं कि गुरु ग्रह जो मूवमेंट कर रहा है, जो अपनी चाल बदल रहा है, उसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको गुरु ग्रह जो 1 मई 2024 से वृषभ राशि में जिन्होंने प्रवेश किया था जी, 14 मई 2025 को जो है वृषभ राशि को छोड़ के मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पे वो मिथुन राशि में 18 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे जी। तो मैं बताना चाहूंगा कि मिथुन राशि एक व्यापार की राशि है और गुरु ग्रह जो है बहुत ही बुद्धिमान प्लैनेट, और बुध जो ग्रह है, मिथुन राशि बुध की राशि है, बुध ग्रह जो है वो व्यापार के कारक है। तो ऐसे में गुरु ग्रह का मिथुन राशि यानी बुध की राशि में प्रवेश करने से व्यापारियों को बहुत ही विजडम मिलेगा और वो बहुत अच्छे से व्यापार कर पाएंगे, काफी अच्छे डिसीजन लेंगे और ये देश और संसार के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आर्थिक स्थिति के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक व्यापारी एक इंटेलिजेंट डिसीजन लें। तो ये परिवर्तन व्यापारी वर्ग को बहुत ज्यादा आशान्वित करेगा और उनको बहुत काफी सारी अच्छी चीजें दिखाएगा। इसके बाद 18 अक्टूबर 2025 को गुरु ग्रह जो है वापस गुरु ग्रह जो है कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक जो गुरु ग्रह हैं वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो कर्क राशि एक राजनीतिक राशि है और जब गुरु ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो कुछ राजनीतिक उथल पुथल भी हमारी देश दुनिया को देखने को मिलेगी, और लेकिन वो पॉजिटिव वे में होगी। कुछ पॉजिटिव बदलाव होंगे देश दुनिया में, सामाजिक स्तर के ऊपर पॉजिटिव बदलाव होंगे जो दुनिया के अंदर लोगों को काफ़ी लाभान्वित करेंगे।
इसी के तरीके से 5 दिसंबर 2025 को वापस से गुरु ग्रह जो हैं मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और मिथुन राशि में प्रवेश करके 2 जून 2026 तक मिथुन राशि में रहेंगे। तो जी। इससे पता चलता है कि मिथुन गुरु ग्रह जो हैं 1 साल के अंदर मिथुन और कर्क राशि दोनों का प्रभाव डालेंगे। तो कर्क राशि वाले जातकों को एक और अच्छी बात है कि उनके विवाह के योग भी बनेंगे, और जिन जातकों के विवाह के अंदर दिक्कतें आ रही थी, कहीं ना कहीं उनको ये फ़ायदा मिलेगा कि उनके विवाह के योग बनेंगे। तो गुरु ग्रह जो हैं बहुत ही अपने आप में ज़्यादातर चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, चाहे विवाह हो, चाहे संतान हो, चाहे फाइनेंशियल स्थिति हो, हमारा विजडम हो। तो गुरु ग्रह के राशि परिवर्तन से अलग अलग तरीके से लोगों को उन सब चीज़ों के अंदर फ़ायदा मिलेगी। जिन लोगों को गुरु ग्रह परेशान कर रहे हैं या किसी भी तरीके से हैं, या गुरु ग्रह के को और अच्छा बनाने के लिए आप बहुत अच्छा प्रयोग है कि विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ आप रेगुलर कर सकते हैं। ये गुरु ग्रह का बड़ा ही अच्छा उपाय है। इसी तरीके से भगवान सूर्य को आप तांबे के लोटे में हल्दी डालकर आप चढ़ा सकते हैं, वो बहुत अच्छा उपाय है। गुड़ को, हल्दी को पानी में आप प्रवाहित कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा उपाय है। इसके साथ साथ में गुरु ग्रह जो होते हैं हमारे गुरुओं के लिए होते हैं, तो आप जितना गुरुओं की सेवा करें, अपने जितने बुजुर्गों की सेवा करें, उससे गुरु ग्रह काफ़ी हद तक प्रभावित होता है और गुरु ग्रह आपको अच्छे फल देने लग जाता है। जी। अजय जी, अब अगर बात करें हम केतु की, जी। तो इसके मूवमेंट से क्या प्रभाव पड़ेंगे और किन राशियों पर अच्छे और किन राशियों पर नेगेटिव प्रभाव हम देखेंगे? जी, केतु ग्रह मैं आपको बताऊं, केतु ग्रह को हम मोक्ष कारक प्लैनेट भी कहते हैं। जी। केतु ग्रह जो है वो आपको सांसारिक चीज़ों से विरक्त करता है। तो जिन लोगों की हॉरोस्कोप में केतु ग्रह अष्टम स्थान में है या अष्टम स्थान में गोचर करेंगे, उन लोगों को गुरु ग्रह जो है संसारिक चीज़ों से मुक्त करके धार्मिक कार्यों में लिप्त करने की कोशिश करेंगे। या हम ऐसे कह दें कि केतु जो ग्रह है वो अगर आप सांसारिक चीज़ों के साथ साथ में कुछ धार्मिक कार्य करें तो केतु ग्रह खुश रहेंगे। तो केतु ग्रह को खुश रखने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप धर्म के साथ जुड़ें, धार्मिक कार्य करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा साधु सन्यासियों की सेवा करें जिन्होंने ऑलरेडी अपना गृहस्थ छोड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं वो आश्रम में हैं या सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं। तो केतु ग्रह जो है वो अपने आप में आपको सांसारिक चीज़ों से मुक्त करके आपको धार्मिक कार्यों में लिप्त करता है, और आपको मोक्ष कराने वाला भी प्लानेट ही जो है गुरु ग्रह ही होता है। तो केतु ग्रह होता है। तो केतु ग्रह जो है ना वो अपने आप में बहुत ज़्यादा धार्मिक और इस तरीके का प्लानेट है। तो केतु ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको राइट ईयर में गोल्ड पहनना चाहिए। केतु ग्रह के लिए आपको हर पूर्णिमा के दिन आपको धार्मिक स्थल विजिट करने चाहिए, आपको पूर्णिमा के दिन नदी में स्नान करना चाहिए। केतु ग्रह आपकी बैकबोन के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी में दर्द है उनको केतु के लिए उपाय करेंगे तो उनकी रीढ़ की हड्डी का दर्द जो है बहुत जल्दी चला जाएगा। केतु ग्रह आपकी मानसिक स्थिति को भी कंट्रोल करता है, तो कहीं ना कहीं आपके नर्वस सिस्टम को भी केतु ग्रह असर डालता है। तो जो लोग हेल्थ इश्यू से ग्रसित हैं उनको केतु ग्रह के उपाय ज़रूर से ज़रूर करने चाहिए। जी। अजय जी, अब अगर हम बात करें राहु की, तो राहु ग्रह का जो मूवमेंट है उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किन राशियों पर ये बेहतर प्रभाव डालने वाला है, क्या उपाय करने चाहिए, और इसके अलावा क्या असर हम देखेंगे इसकी चाल का? मैं आपको बताऊं, राहु जो ग्रह है वो मीन राशि में चल रहे थे, मीन राशि उनकी नीच राशि है, और राहु ग्रह 18 मई 2025 को मीन राशि से हट जाएंगे। और क्योंकि राहु ग्रह वक्री चलते हैं तो इसलिए मीन राशि से निकलकर वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि शनि की राशि है, और शनि की राशि में जब राहु प्रवेश करते हैं तो राजनीतिक मूवमेंट, राजनीतिक हलचल को भी दिखाते हैं। और आम जीवन के अंदर क्योंकि शनि और राहु दोनों ही काफ़ी क्लेवर ग्रह माने जाते हैं, चालाक ग्रह माने जाते हैं, और कई तरह के षड्यंत्रों को इंडिकेट करते हैं। तो जिनकी कुंडलियों में राहु जो हैं 6, 8, 12 के अंदर राहु और शनि की युति बनेगी, या जिनकी राशियों में शनि और राहु की युति बनेगी, उन लोगों को षड्यंत्रों से बचने की आवश्यकता है। जैसे कि अगर हम देखें तो 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 के बीच में शनि और राहु की युति कुंभ राशि में होने वाली है। तो इस पीरियड में जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उनको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वो किसी भी तरीके के षड्यंत्र में नहीं आए। दुर्घटनाओं से बचना चाहिए, क्योंकि दुर्घटनाओं से आपको नुकसान हो सकता है, आपको काफ़ी पीड़ा हो सकती है, काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि रात में ट्रैवलिंग ना करें, क्योंकि वहाँ पे जो राहु है वो हम ऑटोमोबाइल क्षेत्र का भी कारक माना जाता है। तो जिस कार में आप बैठते हैं वो राहु और शुक्र दोनों को इंडिकेट करती है। तो आप राहु की सवारी करते हैं एक तरीके से, तो वहाँ पे खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपकी जान को रिस्क हो सकता है, तो विशेष ध्यान रखें।
और आप अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप अपने आप को बचा पाएंगे जी। और राहु के बारे में कुछ और भी जानकारी मैं देना बिल्कुल, चाहूँगा बिल्कुल। कि राहु जो है एक दिसंबर 2026 तक आपका जो है कुंभ राशि में रहने वाले हैं। जी। तो कुंभ राशि के लोग जो होते हैं वैसे भी काफ़ी वैचारिक रूप से स्ट्रांग होते हैं और काफ़ी डीप थिंकर्स भी होते हैं। तो राहु का वहाँ पे प्रवेश होने से जो है आप लोग काफ़ी तरीके के हो सकता है टेक्निकल रूप से आप लोग बहुत अच्छा काम कर सकें और अपनी चीज़ों को और बूस्ट करने का आपको मौका भी मिलेगा। जी। अब अगर बात करें शनि ग्रह की, क्योंकि आपने बताया कि 4 ग्रह जो हैं ये आने वाले साल में, नए साल में अपना मूवमेंट करने वाले हैं, इनकी चाल बदलने वाली है। 3 ग्रहों की हम बात कर चुके हैं, चौथा ग्रह है शनि, जिसे लेकर अधिकतर लोग नेगेटिव ही सोचते हैं पहले ही सुनते ही। तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आने वाला साल 2025 जिसकी शुरुआत होने वाली है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, क्या इसका मूवमेंट आने वाले साल में एक पॉजिटिव इफेक्ट देगा या कौन सी वो राशियां होंगी जिन पर नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम पॉजिटिविटी की बात करें तो शनि का जो मूवमेंट है वो मीन राशि में होने वाला है। मीन राशि गुरु की राशि होती है और भगवान गुरु की राशि और शनि की राशि दोनों की हम सम राशि भी मानते हैं और कहीं ना कहीं मित्र राशि भी होती है। तो ऐसे में देश दुनिया में सामाजिक रूप से लोगों को बहुत कार्य करने को मिलेगा। समाज में लोगों को आगे बढ़ाने का काम होगा और कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पे लोगों से जुड़ने का भी लोगों को मिलेगा। तो ऐसे समय में शनि और गुरु दोनों का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा जिससे कि सभी लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। सोशल स्तर पे कंट्रीब्यूशंस होंगे, हमारा देश जो है वो बहुत आगे बढ़ेगा और हमारे देश के अंदर चीज़ें बहुत अच्छी होगी। हमें अगर मैं बात करूं तो हमारी आज़ाद भारत की जो कुंडली है वो वृषभ लगन की कुंडली है और वृषभ लगन की कुंडली के हिसाब से जो हमारा गुरु ग्रह मीन राशि जो है वो 11वें घर में फॉल करती है और वहीं पर ही शनि के ग्रह के आने से आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन आएगा। हमारे देश की प्रॉस्पेरिटी बहुत बढ़ेगी, मान सम्मान बहुत बढ़ेगा और पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। यहाँ पर हम देखेंगे आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त विकास होगा क्योंकि शनि 11th हाउस में बैठ के आपकी इनकम को बढ़ाते हैं, आपकी जीडीपी के आंकड़े बहुत बढ़ जाएंगे, आपके गोल्ड और सिल्वर के अंदर काफ़ी तेज़ी आ सकती है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर भी लोगों को काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के शनि का गुरु की राशि में परिवर्तन देश के लिए अच्छा है। अगले जो 2.5 साल हैं वो 2.5 साल बहुत बहुत अच्छे होने वाले हैं। जी जी। अजय जी, हमने ये 4 ग्रहों की बात कर ली है। ये 4 ग्रह थे जिनकी चाल बदलने वाली है 2025 में और इनका क्या प्रभाव होगा, किन राशियों पर अच्छा प्रभाव होगा, किन राशियों पर बुरा होगा और ओवरऑल इनका क्या इफेक्ट होगा, ये आपने हमें बताया। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है तो मैं ओवरऑल आपसे जानना चाहूँगी कि आने वाला साल 2025 नया वर्ष है, इस साल को हम अलविदा कहने वाले हैं। क्या मेजर चेंजेस 2024 से 2025 में हमें देखने को मिलेंगे, ये हमें बताएं और ओवरऑल सभी लोगों के लिए, जो भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, उनके लिए 2025 कैसा रहेगा? 2024 को हम अंक विज्ञान के क्षेत्र में शनि का साल भी मान रहे हैं और आप लोगों ने कई लोगों से सुना होगा कि क्योंकि 2024 का टोटल 8 होता है और 8 अंक के जो मालिक होते हैं भगवान शनि होते हैं। जी जी। इसी तरीके से पर्सनल ईयर अगर देखेंगे तो 2025 का सम जो होता है वो 9 होता है। तो 9 नंबर मंगल को बिलोंग करता है। तो मंगल जो है वो एनर्जी के कारक हैं। आपकी एनर्जी, आपके एक्टिवेशन, आपकी एग्जीक्यूशन पावर 2025 में बहुत ज़्यादा रहेंगी। शनि जो हैं थोड़े से शिथिल होते हैं, थोड़े से सामाजिक होते हैं और थोड़े से आलस भी देते हैं। तो आपको शनि और मंगल से, जब शनि से मंगल की राशि में मंगल में 2025 जाएगा तो उस समय पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई थी वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। जिन लोगों के जीवन के अंदर काफ़ी परिवर्तन नहीं हो रहे थे और वो परेशान थे कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो पा रही है, तो आर्थिक स्थिति ठीक हो पाएगी लेकिन एग्जीक्यूशन से। तो शनि तो मंगल जो है वो एग्जीक्यूशन के कारण आपके स्ट्रॉन्ग एनर्जी देते, तो आलस से आपका हटेगा और अंदर आपके एनर्जी का संचार होगा जिससे आप आगे बढ़ के कुछ करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थितियों में काफ़ी बदलाव आएगा। तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और इवन अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी 2025 बहुत बढ़िया रहने वाला है। इसमें काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लोगों को देखने को मिलेगी। जी।
अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ ज्योतिषाचार्य अजय कुमार अग्रवाल जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार से हमें बताया कि 2025 हम सभी के लिए कैसा रहने वाला है। जो 4 ग्रह हैं जिनकी चाल बदल रही है, उसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्या उपाय हो सकते हैं, ये भी उन्होंने हमें बताया। तो फिलहाल के लिए तारे सितारे में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर ज्योतिषाचार्य से हम चर्चा करेंगे किसी नए विषय पर और लेकर आएंगे आपके लिए नई जानकारी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।